नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए समकालीन लेखिका अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी वो सामने वाली लड़की। दोस्तों, कवित्री और साहित्यकार अलका गुप्ता जी की कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। अनेकों सम्मान से सम्मानित अलका गुप्ता जी वर्तमान में अध्यापन और स्वतंत्र लेखन के कार्यों में संलग्न है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी कहानी, वो सामने वाली लड़की। उस दिन सर कुछ भारी भारी सा लग रहा था। बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। घड़ी में समय देखा तो 6 बजने वाले थे। प्रतिदिन 5 बजे उठने वाली शिप्रा आज अभी तक सोई है तो जरूर कोई कारण है। यह सोचकर राजीव आहिस्ता से उठ गए और रसोई घर संभाल लिया था। चलो बच्चों को जगा देती हूँ, कहीं स्कूल के लिए देर न हो जाए। सोचते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल, बस कुछ मिनट और, अभी उठती हूँ। राजीव है ना रसोई में, हो तो जाएगा सब समय पर। स्वयं को आश्वस्त करते हुए मैंने खिड़की से थोड़ा सा पर्दा सरका दिया। जैसे ही खिड़की से पर्दा हटाया तो सामने का दृश्य देख मैंने झट से बिस्तर छोड़ दिया। घर से नजर आती दूर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियों के पीछे, उनके ऊपर और चारों तरफ सूर्य की गुलाबी, चटक नारंगी, पीले हल्के रंगों का फैला साम्राज्य देख मंत्रमुग्ध सी बालकनी में आ गई। पहाड़ियों के इर्द गिर्द फैले घने जंगल में पक्षियों के कलरव से घुलता सा संगीत, और संगीत की थाप पर इन लहराते वृक्षों पर नृत्य करती उगते सूरज की रंग बिरंगी रश्मियां, और इसी के साथ कोयल की कुहू कुहू ने वातावरण में मानो कोई सुरीला राग छेड़ दिया हो। तभी अचानक कहीं से छोटे बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आईं। मुझे लगा जैसे मुझे अमृत पान करते करते किसी ने टोक दिया हो। मैंने इधर उधर देखा कि बहुत छोटे बच्चे के हंसने की आवाज कहाँ से आई। कहीं कोई नजर नहीं आया। शायद मेरा भ्रम होगा। सोच ही रही थी कि मेरा ध्यान सामने वाले फ्लैट की बालकनी पर गया। वहां 2 बहुत प्यारी बच्चियां खेल रही थीं और खिलखिला रही थीं। ओह, तो ये बच्चियां हैं, लेकिन कौन है ये? शायद कोई किराएदार आ गया है सामने। मैंने एक बार फिर से उन ताजे गुलाब के फूलों सी बच्चियों को निहारा और सोचा, चलो ये तो अच्छा ही हुआ, अब सामने कुछ चहल पहल रौनक रहेगी। इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखकर अब मेरा सिर दर्द, आलस सब काफुर हो चुका था। इसी बीच राजीव 2 कप चाय लिए आ पहुंचे और 1 कप मुझे थमाते हुए पूछा, अब कैसा फील हो रहा है जी? इसका उत्तर उन्हें मेरे उत्साह से मिल गया। वो देखो राजीव, आकाश में कैसे चारों ओर रंग बिखरे हैं। वो नाचता हुआ मोर और वो 2 बच्चियां कितनी प्यारी हैं ना। राजीव ने मुस्कुराते हुए बस ही बोला। लेकिन राजीव, हमें इतने महीने हो गए यहाँ इस घर में आए हुए, इतना प्यारा नजारा देखा आज है, जबकि हम इतनी जल्दी उठ जाते हैं। मैंने चाय पीते हुए राजीव से कहा, डार्लिंग, क्योंकि इस समय हम मशीन बने होते हैं और मैडम 6:15 हो गए हैं। बच्चों को जगाइए। अब हम थोड़ी देर और यहाँ इन नज़ारों का आनंद लेते रहे तो। ओह नो, जैसे मैं किसी सपने से जागी थी, तुरंत बच्चों के कमरे की तरफ लपकी। अरे, अभी तक सोए हो दोनों? स्कूल नहीं जाना क्या बेटा? कहते हुए उनका कंबल खींच लिया। 2 मिनट और ममा, बस 2 मिनट। कोई नई बात नहीं, ये इन बच्चों की रोज की कहानी है। दोनों ने दोबारा फिर से चादर से मुंह छिपा लिया। बच्चों का इस तरह प्रतिदिन उठने में आनाकानी करना, फिर प्यार दुलार मनुहार करके उन्हें उठाना, राजीव का उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने में सहायता करने के साथ साथ उनका स्वयं भी ऑफिस के लिए तैयार होना। इस बीच मेरा रसोई में नाश्ता बनाने और तीनों के लिए लंच पैक करना। उफ, कितना चुस्त दुरुस्त होना पड़ता है ऐसे समय में एक माँ, पत्नी या गृहिणी को। परंतु कभी कभी जब मेरा मन उठने का नहीं करता तो राजीव सब संभाल लेते हैं। थैंक गॉड, राजीव मेरा इतना हाथ बटाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। सच है कि राजीव जैसे जीवन साथी किस्मत से ही मिलते हैं, और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ सोचकर इतराने लगती हूँ। बच्चों के स्कूल और राजीव के ऑफिस जाने के बाद वो फुर्सत के पल और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की चुस्कियां, संतुष्टि और सुकून के वो पल, वास्तव में यह भी किसी जन्नत से कम नहीं है मेरे लिए।
परंतु उस दिन मैं इन पलों को जीना न जाने कैसे भूल गई। बच्चों और राजीव को बाय बोलने के बाद मैं वहीं बालकनी की रेलिंग पकड़े खड़ी रह गई, क्योंकि वो दोनों बच्चियां अभी भी वहीं खेल रही थीं। उनमें एक बच्चे की उम्र लगभग 1 वर्ष और दूसरी की 2 वर्ष रही होगी। कितनी प्यारी बच्चियां हैं दोनों। मैं यह सोच रही थी कि तभी एक लड़की तेज कदमों के साथ अपने एक हाथ से बिखरे बालों को और दूसरे हाथ से अपने कुर्ते को, जो कि एक तरफ से बिल्कुल उठा हुआ था, ठीक करती हुई परेशान सी वहां आई। और आते ही उसने न जाने कौन सी झल्लाहट बड़ी बच्ची पर उड़ेल दी और बिना किसी कसूर के बच्ची को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ओह नो, क्यों मारा उसे? वो बच्ची तो खेल रही थी। मुझे थोड़ी पीड़ा हुई। इतनी जोर से थप्पड़ खाने के बाद वो बच्ची रोई नहीं। हाँ, रुआसी हो। फूल से गाल को नन्हे से हाथ से ढाप एक कोने में जा खड़ी हुई और सुबकने लगी। तभी उस लड़की को महसूस हुआ कि मैं उसको देख रही हूं। उसने भी मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसकी दृष्टि मुझसे टकराई, मैं कुछ पलों तक उसको देखती ही रह गई। ओह, तो यह लड़की इन बच्चियों की माँ है, तभी बच्चियां भी इतनी प्यारी हैं। इस 20-22 की उम्र की लड़की में न जाने कैसा आकर्षण था। उसके गोरे चिट्टे परंतु सामान्य से नैन नक्श वाले चेहरे में कि मैं उसको देखे ही जा रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं बच्ची और उसके थप्पड़ को भूल गई थी। मेरे इस तरह देखने से वो झेप गई। झेप तो मैं भी गई थी। खैर, उस लड़की ने उस सुबकती बच्ची को गोद में उठा सीने से चिपका लिया। बच्ची को सीने से लगाते ही उसके अंदर कुछ पिघला था शायद, जो उस लड़की की आंखों में आंसू बन तैरने लगा। या हो सकता है वो उसकी आंखों में पहले से ही था, जिसे वह स्वयं से भी छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी दृष्टि से उसकी आंखों का पानी छिप न सका। उसको वहां अपनी बालकनी में आए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके कमरे से किसी आदमी के गुस्से से दहाड़ने जैसी आवाज आई, जिसको उस लड़की ने अनसुना कर दिया। तभी मीना, हरामजादी, गालियां उगलते हुए, लुंगी को कमर में कसते हुए एक अधेड़ उम्र, ऐसी ही कोई 40-45 वर्ष का व्यक्ति कमरे से चिंघाड़ता सा गालियां देता हुआ उस लड़की की ओर लपका। लेकिन तभी उसकी दृष्टि सीधे मुझ पर पड़ गई और फिर बाकी के शब्द को वह मुंह में ही चबा गया और मेरी तरफ दांत निपोरता हुआ छोटी बेटी को उठा वापस अंदर कमरे में चला गया। यह सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? कितनी गंदी भाषा, कितना गंदा आदमी, छी। यह सब देखने के बाद मन बहुत खराब हो गया था। मैं आकर सोफे पर ही लेट गई और आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या, अभी जो कुछ देखा, मेरे सामने एक रील की भांति चलने लगा और रील उस आदमी पर आकर अटक गई। यह व्यक्ति इस लड़की का पति है, लेकिन इन दोनों की उम्र में तो 2 गुना 3 गुना फर्क है। मैंने रील सुलझाने की कोशिश की। ये बेमेल जोड़ी, चलो कोई नहीं, होती है। लेकिन वो व्यवहार, भाषा, गालियां। परंतु इसके साथ ही उस अनजानी लड़की से सहानुभूति का एहसास भी हुआ, जिसका नाम शायद मीना था, क्योंकि उस व्यक्ति ने गाली के साथ इसी नाम का प्रयोग किया था। इसी बीच बच्चे स्कूल से लौट आए थे और फिर यह सब भूलकर मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। दूसरे दिन फिर मेरी निगाह उस सामने वाली लड़की पर पड़ी। मैंने औपचारिकतावश उसे हेलो हाय कहा और सौहार्द भाव से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। परंतु दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने सोचा, हो सकता है उसने इधर ध्यान ही नहीं दिया हो, या अभी यहाँ नई नई आई है, अनजान है। झिझकवश उसने प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। लेकिन इसके बाद 1-2 बार और ऐसा ही हुआ। अब उसका रूखापन मुझे बहुत बुरा लगा, अतः मैं भी उसे अनदेखा करने लगी। परंतु कुछ तो था उसमें। जब वो मेरे सामने होती तो चोर नजरों से ही सही, परंतु उसे देखती अवश्य थी। कई दिन बीतने के बाद एक रात किसी के कराहने और सुबकने की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं बिना कोई आहट किए आहिस्ता से खिड़की की तरफ बढ़ी तो पाया कि वह आवाज तो उस सामने वाले फ्लैट से ही आ रही है और जो किसी दर्द से कराह और सुबक रही थी, वह निश्चित ही सामने वाली लड़की ही थी। मैंने धीरे से खिड़की से पर्दे को एक तरफ सरकाया, लेकिन पर्दे की सरसराहट सुनकर राजीव की आंख भी खुल गई थी। क्या हुआ शिप्रा, तुम इस समय वहां क्या कर रही हो?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? राजीव ने बेड से उठते हुए चिंतित स्वर में पूछा और रूम की लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से अपने होठों पर उंगली रख उनसे उस आवाज को सुनने का इशारा किया। अरे डार्लिंग, ये तो इनका रोज रात का किस्सा है। तुमने आज सुना है, मैं तो डेली जब वॉशरूम जाने को उठता हूँ तो अक्सर ऐसी ही आवाजें सुनता हूँ। शायद पति पत्नी के बीच का वही मैटर होगा। चलो आओ, सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं। क्या क्या कहा राजीव ने अभी? मुझे सब समझ में आकर भी कुछ समझ नहीं आया। शायद बात इतनी छोटी नहीं थी या जिसे बहुत ही लापरवाही और सरल शब्दों में कहकर राजीव फिर से नींद की आगोश में समा गए। जितनी आसानी से राजीव ने यह बात कही थी, क्या यह इतनी छोटी और सरल है? हे भगवान, बेचारी वो लड़की। राजीव कह रहे थे, डेली सुनते हैं ऐसी आवाजें, अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं। ओह नो, इसका मतलब उसका वो पति उससे डेली जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है। मैं कल्पना मात्र से सिहर गई। फिर सहसा उस लड़की की वो पनीली बोलती आंखें मेरे सामने उभर आईं। अब उसका मुझसे वो आंखें चुराना और रूखे व्यवहार का कारण सब समझ आ गया। मेरी आंखों से तो नींद गायब हो चुकी थी, लेकिन राजीव पर या उनकी नींद पर लेश मात्र असर नहीं पड़ा था इस बात का। कितने आराम से वो इतनी बड़ी बात को कहकर सो गए। पति पत्नी के बीच का वही मैटर होगा। ऐसी आवाजें रोज ही सुनता हूँ। राजीव के ये शब्द मुझे परेशान कर रहे थे। वहीं उनको शांत किसी मासूम बच्चे की भांति सोते हुए देख मैं सोचने लगी कि यह वही राजीव हैं जो मेरे माथे पर शिकन देख सिहर उठते हैं और किसी दूसरे के दर्द की रत्ती भर परवाह नहीं। इंसान को इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। कितना फर्क होता है एक आदमी और एक औरत की सोच में। कहीं ना कहीं सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। रियली। सोए हुए राजीव को देख अब मेरी आंखें और भौवें सिकुड़ने लगी। लेकिन अगले ही पल दिल ने कहा, नहीं, राजीव ऐसे नहीं है। किंतु यह भी अपनी जगह सत्य है कि पुरुष हमेशा दिल से कम दिमाग से ज्यादा काम लेता है, जबकि एक महिला के साथ यह उल्टा होता है। वह दिल की ज्यादा सुनती है और इस लड़की के मामले को उन्होंने दिमाग से सुना और मैंने दिल से। बस यही अंतर था। तभी राजीव का हाथ मेरे तकिए की तरफ बढ़ा और मुझे बिस्तर पर ना पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। अरे, तुम अभी तक सोई नहीं शिप्रा? क्या अभी तक उसी सामने वाले किस्से को लेकर सोच रही हो? चलो आओ, मैं सुला देता हूं तुम्हें। कहते हुए उन्नीदी में ही उन्होंने मेरे नानुकुर करने के बावजूद मेरा सिर अपने सीने से लगा माथे पर बिखरी लटों को हटाते हुए नींद में ही बोले, शिप्रा डियर, अपना दिमाग हटाओ उधर से। जो भी है वो पति पत्नी के बीच का मामला है। किसी के फटे में टांग अड़ाओगी तो तुम ही गिरोगी। राजीव से तो मैंने इस सामने वाली लड़की के बारे में कभी कुछ इस तरह की गंभीर चर्चा नहीं की। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रही हूँ। तभी मेरे अंदर से आवाज आई, लेकिन वो हमेशा तेरी हर बात बिना बोले ही सुन समझ लेते हैं। तू जानती नहीं क्या? अब उनका प्यार भरा स्पर्श पाकर अभी दिल में उनके प्रति जो विचार आए वो सब आंखों में पानी बन गए। उन्हें राजीव से छिपाते हुए मैंने आंखें मूंदने की कोशिश की, परंतु अनायास ही मन का गुबार शब्द बन मुंह से निकल पड़ा। लेकिन वो बेचारी, उसकी सहायता। राजीव की बाहों में चेहरा छिपाते हुए मैंने उनसे कहा। राजीव बात पूरी होने से पहले ही बोले, उस लड़की को किसी सहायता की जरूरत होती तो बताती ना। लेकिन राजीव, मैं कुछ कहती इससे पहले राजीव बोले, सो जाओ डियर, 1 घंटा और, 5 बजे उठना भी है। कहते हुए वह नींद की आगोश में समा गए। इस बात को राजीव जितना सामान्य समझ रहे हैं, क्या यह उतनी ही ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है क्या? हे भगवान, बेचारी वो लड़की, कितने दर्द में होती है वह। प्रत्येक रात को इतना दर्द, इतनी तकलीफ कि हमारे घर तक उसकी आवाजें पहुंच जाती हैं। उसका वो पति कितना निर्दयी है, उसके साथ डेली। उफ, हे प्रभु, मैं तो कल्पना मात्र से सिहर गई। मेरी आंखों से तो नींद गायब हो चुकी थी। खुली आंखों में ही रात बीत गई। जैसे ही सबेरा हुआ, मैं जल्दी से अपनी बालकनी में आई। मीना पहले से ही अपनी बालकनी में झाड़ू लगा रही थी। लेकिन ये क्या,
आज उसके उजले गालों और गुलाबी होठों के आसपास कुछ काले धब्बे से दिख रहे थे। ये छोटे छोटे गोल बिंदी जैसे निशान थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह निशान जलती बीड़ी या सिगरेट के हैं, जिससे इसके चेहरे को दाग दिया गया है। यह देख और सोचकर मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए जैसे सुन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल मैंने उससे आंखों से ही सवाल किया, यह उसके पति ने किया है? उत्तर में सिर्फ उसने अपनी पनीली आंखों से मुझे देखा और दुपट्टा मुंह में ठूसते हुए बिजली की रफ्तार से घर के अंदर चली गई और वहां पीछे छोड़ गई चीखता चिल्लाता हुआ मौन। उसके पति के प्रति मेरा रोष अब चरम पर था। इधर बच्चों के स्कूल से आने का समय हो रहा था, लेकिन आज न तो मेरा शरीर और न ही दिमाग साथ दे रहा था। मई के महीने में तो दिन शुरू होने से पहले ही सूर्य की तपन से झुलसने लगता है और उसका असर सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और आप जीवित हो, संवेदनशील हो, तो आसपास के मौसम व वातावरण के प्रभाव से नहीं बच सकते। अतः सामने वाले फ्लैट के बिगड़े हुए मौसम ने मेरे दिलो दिमाग पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। राजीव को लगा रात में ठीक से सोई नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे आराम करने की सख्त हिदायत दी, रसोई संभाल ली और बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज दिया और 2 कप कॉफी लेकर मेरे पास आ बैठे। आपको ऑफिस नहीं जाना राजीव? मैंने पूछा। जी नहीं, हमारी बेगम साहिबा की तबीयत नासाज हो और हम। राजीव को बीच में ही रोकती हुई मैं उठ खड़ी हुई। नहीं जी, हम दुरुस्त हैं जहां पना। कृपया आप अपनी तशरीफ अपने ऑफिस ले जाइए। मैंने कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सब कुछ सामान्य दर्शाते हुए कहा। राजीव और मेरे बीच इतनी पारदर्शिता रही है कि हम एक दूसरे से चाहकर भी कभी कुछ छिपा नहीं सकते। परंतु आज मैंने इस सामने वाली लड़की के मामले में अपने और राजीव के बीच हल्का सा पर्दा डालने का निर्णय लिया। मैंने जो कुछ सुबह देखा वो मैं राजीव को बताकर उनका दिन खराब नहीं करना चाहती थी। आज राजीव के ऑफिस जाते ही मैं उस लड़की से बात अवश्य करूंगी। सोचते हुए मैं राजीव को ऑफिस भेजने की तैयारी करने लगी। राजीव के ऑफिस जाने के बाद मैं बालकनी में खड़ी हूँ लगातार उस लड़की के कमरे की तरफ देख रही थी। तभी मैंने उसके पति को भी कहीं बाहर जाते हुए देखा। अब तो वह बात कर ही सकती है, सोचते हुए मैं वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई, लेकिन जैसे ही मुझे देखा वह फिर से घर के अंदर चली गई। यह देख मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। अब तो इसका पति भी नहीं है यहाँ, पर इसे किससे भय है? क्यों इतने अत्याचार सह रही है? किसी से बात क्यों नहीं करती? पुलिस में कंप्लेन कर सकती है। अनेक सवालों में घिरी मैं अभी भी वहीं खड़ी थी। एक बार तो सोचा मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। राजीव तो पहले ही मुझे इस मामले से दूर रहने को कह रहे हैं, परंतु कुछ तो था वहां जिसने मेरे पैरों को वहां से हिलने नहीं दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि इसके पास मोबाइल है। कई बार मैंने इसे बात करते देखा है, लेकिन हो सकता है इसके पति ने उसमें कुछ ऐसे इंतजाम कर रखे हों कि इसकी बातों का सारा ब्यौरा उसे मिल जाता हो। अंततः मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी पुलिस में कंप्लेन कर दूं। परंतु कुछ भी करने से पहले एक बार मुझे अपने करीबी दोस्तों से सलाह तो लेनी चाहिए। यह सोचकर मैंने अपने कुछ शुभ चिंतकों के नंबर पर फोन घुमाया। अब जिससे भी इस बारे में बात हुई, सभी का एक ही सुझाव था कि इस मामले से दूर ही रह, कहीं तू ही किसी मुसीबत में ना फंस जाए। उस लड़की को ही कंप्लेन करनी चाहिए, उसकी लड़ाई उसी को लड़नी चाहिए, आदि आदि। लेकिन कोई मन से टूटा, तन से कमजोर, नितांत निहत्था किसी दानव के सामने कैसे और कब तक टिक सकता है? हो सकता है उस सामने वाली लड़की की दशा भी कुछ ऐसी ही हो, और फिर डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो डूबने वाले का जीवन बच सकता है। लेकिन मैंने सभी की एक सलाह जरूर मानी कि यदि कुछ मदद करनी ही है तो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, धैर्य और दिमाग से काम लेना है। अब जब भी मीना मेरे सामने आई, मैंने मन ही मन उसे आवाज दी और मेरी खामोश निशब्द आवाज उस तक पहुंची भी। लेकिन मेरी आवाज से आवाज मिलाने के लिए उसके शब्दों के पास जुबान नहीं थी शायद। कभी कभी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उन्हें शब्दों या वाणी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सच आंखों से ही बयां हो जाता है, और अब उसे मेरी आंखें पढ़नी आ गई थीं। एक दिन दोपहर में जब वह मुझे दिखाई दी तो मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने झट से अपना फोन नंबर लेकर एक पर्ची उसकी बालकनी में उछाल दी और फोन करने का इशारा किया। उसने वह पर्ची उठा ली
और अंदर चली गई। हालांकि अभी तक हम दोनों की कभी कोई बात नहीं हुई थी, फिर भी महसूस होता था मानो मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। हम दोनों के बीच एक खामोश सा रिश्ता पनपने लगा था, जहाँ भाषा मौन थी, और मौन की भाषा से अधिक पवित्र तथा आत्मीय भाषा कोई और नहीं। इनमें किसी भी तरह की मिलावट की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए मुझे विश्वास था कि वह मुझे फोन अवश्य ही करेगी। लगभग 1 घंटे के बाद मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो कोई अनजान नंबर से कॉल थी। हेलो। हाँ दीदी, मैं सामने वाली मीना बोल रही हूँ। आपने अभी नंबर दिया था मुझे। मैं उसकी पूरी बात सुने बिना ही मैं बीच में बोल उठी। हाँ हाँ, थैंक गॉड, आखिर तुमने कॉल की। आज पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी मैंने। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे लगा जैसे सूख चले किसी पेड़ को तरावट मिल गई हो, या कोई मुरझाई सी कली खिल गई हो। तुम्हारा नाम मीना ही है ना? मैंने पूछा। हाँ दीदी, उधर से आवाज़ आई, और कहीं उधर से फ़ोन कट न जाए, इसलिए मैंने बिना किसी लाग लपेट कर उससे सीधा सवाल पूछा। क्या तुम्हारे चेहरे को तुम्हारे पति ने बीड़ी या सिगरेट से जलाया है? अब दूसरी तरफ सन्नाटा था। मुझे लगा फ़ोन काट दिया गया है। मीना, क्या तुम सुन रही हो? मैंने पूछा। हाँ हाँ दीदी, सिर्फ कुछ शब्द भारी आवाज में, और फ़ोन काट दिया गया था। यह मेरे पहले प्रश्न या दूसरे, किस प्रश्न का उत्तर था मैं नहीं जानती, लेकिन जो प्रत्यक्ष था वही मैंने मान लिया। परंतु मन शांत नहीं हुआ तो फ़ोन उठा लिया, और जैसे ही व्हाट्सएप ओपन किया तो एक बार फिर एक एक करके शुभचिंतकों के सुझाव सामने आते गए। जैसे कि, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शिप्रा? क्यों ध्यान देती है ऐसे लोगों पर? बहुत फालतू टाइम है तेरे पास। तूने ठेका ले रखा है क्या समाज सुधारने का? बिल्कुल मत पड़ इस पचड़े में। बस बस, नेता बनने को रहने दे। पता नहीं उसका पति कौन है, कोई गुंडा हुआ और तुम दोनों या बच्चों के पीछे लग गया तो? तू अपने काम से काम रख भाई। और मेरी बड़ी बहन की कोरी चेतावनी थी। खबरदार जो तू किसी के चक्कर में पड़ी तो, जमाना बहुत खराब है। उल्टा तुझ पर ही कोई मुसीबत ना आ जाए। अब मेरा सिर भारी हो चला था। मैंने फ़ोन साइड में पटकना चाहा, तभी उस सामने वाली लड़की का नंबर, जो कि कॉल में सबसे ऊपर था, ना चाहते हुए भी उंगली ने उसका नंबर दबा दिया। हेलो मीना, मैं बोल रही हूँ। शायद फ़ोन कट गया था, बात अधूरी रह गई थी तब। यदि तुम कंफर्टेबल हो तो। मैंने कहा। हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया है कि आपको सच में मेरी बहुत फिक्र है। दूसरे छोर पर आने वाले इन शब्दों में जैसे कानों में रस्सा घोल दिया। हाँ, तभी मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। अच्छा मीना, एक बात बताओ, तुम अपने पति के इतने अत्याचार क्यों सहती हो? कुछ करती क्यों नहीं? कहीं फ़ोन कट ना जाए, इसलिए मैंने इधर उधर की बात न करते हुए सीधे सवाल किया। बहुत लंबी कहानी है दीदी। कुछ प्रश्नों के लिए बहरे और उत्तर देने के लिए गूंगे बने रहने में ही भलाई है। उसकी आवाज़ गीली हो चली थी। परंतु जो जुबान होते हुए भी मौन है, वो तो मृत समान है ना मीना? मैंने कहा। हाँ तो दीदी, यहाँ जिंदा है ही कौन? कहते हुए उसने फिर फ़ोन रख दिया। उसका फ़ोन रखने से ज़्यादा यहाँ जिंदा है ही कौन, मुझे यह वाक्य कचोट गया। अगली सुबह मेरा अपनी छत पर जाना हुआ तो सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति कुछ कपड़ों को अपने पैरों में दबाए हुए पूरी छत पर जैसे पोछा लगा रहा था। लेकिन ये क्या, कपड़े तो सूखे हुए थे, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, मीना का पति ही था। और कपड़े मीना के ही थे, जो कि उसने कल संध्या समय धोकर सुखाए थे। अभी कुछ कपड़े रस्सी पर सूख रहे थे। उसने वो भी जमीन पर पटक कर पहले पैरों से जी भर कर उन्हें रौंदा। मुझे एक पल को लगा जैसे वह अपनी पत्नी को ही पैरों तले रौंद रहा है। मैंने अपने सिर को झटका और सांस रोके उसके पूरे कारनामे को देखने का निश्चय किया। काश इस समय मेरा फोन मेरे पास होता तो इस अमानुष के सब कारनामे उसमें कैद कर लेती। फिर उसने दोनों बच्चियों को उन कपड़ों पर बिठाया और एक तरफ से दोनों छोर पकड़ पूरी छत पर उन्हें घुमाया। अब मुझसे यह दृश्य और नहीं देखा गया। मैंने उस पर चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही फंसकर रह गई। शायद यह अच्छा ही हुआ था। भावावेश में बिना कुछ सोचे समझे उसे उल्टा सीधा कुछ बोलना मेरे और मेरे परिवार के लिए मुसीबत बन सकता था। कौन जाने कि वह एक बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति है
या फिर कोई बदमाश, और इनका सही इलाज न किया जाए, खुले में विचरने दिया जाए, तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति समाज और प्रत्येक प्राणी के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और शीघ्रता से सीढ़ियां उतर बालकनी की खुली हवा में पहुंच गई। परंतु अभी अभी जो दृश्य मैंने देखा वो नजर नहीं हट रहा था। तभी मीना अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही उस पर मेरी दृष्टि पड़ी मैं दंग रह गई। उसके सिंदूर के नीचे और बिंदिया के ऊपर एक लंबी सी लाल मोटी सी रेखा खिंची हुई थी, और उसका रंग उसके सिंदूर से भी ज्यादा चटक लाल था। प्रतीत हो रहा था जैसे कि वहां खून सूख कर जम गया हो। उसने मुझे बालकनी में खड़े देख लिया था, और जैसे ही हम दोनों की निगाह मिली, उसकी वो सूजी हुई आंखें, जो कि शायद पता नहीं कब से एक भी रात चैन से सोई नहीं, बस आंसू ही बहाए हों, फिर से पनी ली। उसकी अश्रु भरी आंखों से मेरी आंखों ने पूछा, उसने मारा है? एकाएक उसके होठ कांपे, पलकें झुकी, और झट से वह घर के अंदर चली गई। मीना की इस दशा ने मेरे भीतर उसके पति के प्रति क्रोध की सुलगती आग में जैसे पेट्रोल डाल दिया हो। अगले ही पल मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और गूगल पर नारी सुरक्षा हेल्पलाइंस के नंबरों को खंगालना शुरू किया। उनमें से अपने एरिया के कुछ नंबर एक पेपर पर नोट कर उन्हें फोन करना शुरू किया। परंतु यह क्या, मेरी सूची के कुछ नंबर अस्थायी रूप से बंद थे। कुछ नंबर्स पर लगातार घंटी तो बज रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। मैंने फोन एक तरफ पटका, और अब क्या किया जाए। इस उधेड़ बुन में मैं अपने कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक तेज तेज कदमों से, मुट्ठी और दांत भींचे, बस चले ही जा रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर फोन उठा लिया, और जो सोचकर फोन उठाया, मेरा वो अनुमान सही था। हेलो, हाँ जी, इस नंबर से अभी एक कॉल आई थी। क्या आपने ही कॉल की थी मैडम? यह किसी पुरुष की आवाज थी। मैंने बिना एक भी पल गवाए उसे बताया कि मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। जी मैडम, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? उस व्यक्ति ने पूछा। आप कौन बोल रहे हैं, और क्या आप ही शिकायत दर्ज करेंगे? मैंने उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय उससे प्रश्न किए। नहीं नहीं, वो तो हमारी मैडम आपसे बात करेंगी, अभी वह मीटिंग में है। वह बोला। ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। इंतज़ार करने के लिए तो मैंने कह दिया, किंतु मैं वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। एक अपरिचित से मेरी इतनी गहरी संवेदनाएं, भावनाएं कैसे जुड़ गई, मैं हैरान थी। मैंने स्वयं से सवाल किया, यदि इस सामने वाली लड़की मीना की जगह कोई और लड़की होती, तब भी क्या मैं ऐसा ही करती? क्या मैं इतनी ही परेशान होती? हाँ बिल्कुल, मुझे स्वयं से ही उत्तर मिला। बचपन में ही माँ पिताजी का उस दर्दनाक एक्सीडेंट में मुझे और मेरी बहन को संसार में अकेले छोड़कर चले जाना, फिर कभी रिश्तेदारों की सहायता से, कभी उनकी मेहरबानी से हम दोनों का जीवन की जद्दोजहद को झेलना, जीवन की इतनी मेहरबानियों से अपने हों या पराए सभी के दर्द को महसूस करना सिखा दिया। और उन्हीं सब कारणों से शायद किस्मत ने मुझे राजीव से मिलवा दिया, और फिर शुरू हो गई मेरी जिंदगी 2.0। वास्तव में वह किस्मत वाले होते हैं जिनके आंसुओं को राजीव जैसे जीवन साथी की पलकों में आशियाना मिल जाए, और एक एक आंसू अनगिनत कलियां बन जीवन बगिया में सुगंधित रंग बिरंगे फूल बन खिल जाए। किस्मत वाले होते हैं वो जिनके बिखरे हुए जीवन को सहारा देने वाले राजीव जैसे व्यक्ति के मजबूत कंधे मिल जाएं। तभी फोन की घंटी ने मेरे विचारों की श्रृंखला तोड़ दी। मैंने लपक कर फोन उठा, रिसीव किया। हेलो, इस नंबर से अभी एक कॉल आई थी। इस बार किसी महिला ने पूछा था। जी हाँ। हाँ जी मैडम, मैंने ही कॉल की थी। मैंने एक ही सांस में उत्तर दिया। हाँ जी, बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? उन्होंने पूछा। जैसे ही मैंने सामने वाली लड़की के बारे में बताना शुरू किया, वह बोली, मैडम यह तो पुलिस केस है, आप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कीजिए। नहीं नहीं, मैं पुलिस वुलिस में कोई शिकायत नहीं कर सकती। मेरी आवाज में पता नहीं कैसे नमी उतर आई थी। मैम, आप इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हो, यदि आप कुछ सहायता कर सकते हैं तो कृपया देख लीजिए इस मामले को, अन्यथा कल लड़की के साथ कोई अनहोनी घटित हो गई तो। जो फोन पर बात कर रही थी वह एनजीओ की मैनेजर थी, और शायद बहुत उदार हृदय वाली भी। यह बात सत्य है कि यदि व्यक्ति आपके सामने है तो आपकी आंखें बिन बोले सब बयां कर देती हैं,
और दूर हो तो आपकी आवाज़ आपका हाले दिल बयां कर देती है। उन मैडम पर मेरी आवाज़ और शब्दों का असर हुआ। अब फ़ोन के दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ में कुछ नरमी थी, जिसने मुझे अपनी बात कहने का हौसला दिया। फिर मीना की उन सभी तकलीफ़ों को, जिनकी मैं साक्षी बनी थी, सब उन्हें बताई। ओह, ये तो उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है, और आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आपका उससे कोई रिश्ता नाता नहीं। फिर भी आपने कितना बड़ा कदम उठाया है। नहीं तो लोग। वो मैनेजर बोल ही रही थी कि मैं उनकी बात पूरी होने से पहले बीच में ही बोल पड़ी। अरे कुछ रिश्ता हो ना हो, इंसानियत का रिश्ता तो है ना मैम। एंड आई थिंक हर रिश्ते से पहले एक यही रिश्ता है इंसान का इंसान से, बाकी सब बाद में। मैंने दार्शनिक भाव से कहा। हाँ, आप सही कह रही हो, मैनेजर ने बहुत ही आत्मीय भाव से कहा। अंत में उन्होंने जब मेरा पता पूछा तो कुछ पल के लिए मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक कर रह गई, और एक पल में ही इस मामले में ना पड़ने की जो भी मुझे हिदायतें मिली थीं, वह सब मुझे आंखें दिखाने लगी। हेलो मैडम, फ़ोन से आती आवाज़ ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हाँ जी, लेकिन मैडम आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप मान लेंगी तो बहुत कृपा होगी। हाँ हाँ, कहिए ना, मैं तो आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। क्योंकि जिस तरह आप एक अनजान लड़की के लिए इतना सोच और कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग सामने पड़ी अनजान लाश को ठोकर मारकर निकल जाते हैं। उस मैनेजर ने फ़ोन पर ही मेरी पीठ थपथपाई। जी, आप सही कह रही हो, किंतु मैं चाहती हूँ कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कंप्लेन की है। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह मेरा नाम और नंबर किसी को पता न चले। इसके लिए जब मैनेजर मैडम का आश्वासन मिला तो मैंने गहरी सांस ली। मुझे महसूस हो रहा था मानो मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ और अभी रास्ता शेष है। यह मई की दोपहरी थी। गली मोहल्ले सब शमशान की भांति सुनसान पड़े थे। सूर्य देवता के ताप के समक्ष क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मानव, सब अपने अपने आशियाने में छिपे हुए थे। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें मेरे कान में पड़ी। मैंने तुरंत खिड़की से पर्दा हटाकर झांका तो सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ वहां लोगों से कुछ पूछताछ करता दिखाई दिया। जैसा कि मैनेजर मैडम ने बताया था कि वह पुलिस थाने में गुप्त सूचना के आधार पर कंप्लेन करेंगी। फिर इंस्पेक्टर इंक्वायरी के लिए वहां आएगा। मैंने पर्दे के पीछे से सब देखते रहने का निश्चय किया। कुछ ही मिनटों में वह इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों के साथ मीना के कमरे के दरवाजे पर डंडे से ठक ठक कर खटखटा रहे थे। कुछ सेकंड पश्चात दरवाजा खुला। मीना, जिसने कि अपने दुपट्टे से आधा चेहरा छिपा रखा था, इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा पति कहाँ है? इंस्पेक्टर की रोबीली आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। जी, मीना 2 शब्द बोलकर उसने कमरे से बाहर निकल अंदर की ओर इशारा किया और स्वयं ने मेरे घर की तरफ देखा। शायद उसे पक्का विश्वास था कि यह सब मेरे द्वारा ही किया गया है। उसकी नजरें मुझे बाहर बालकनी में ना पाकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गईं। मीना का पति, जो कि कूलर की हवा में पसरा हुआ था, इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर अपने को समेट चुका था और बाहर आकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वहीं अब मीना भी इंस्पेक्टर के सामने थी। इंस्पेक्टर ने उसके पति से एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले और वह हाथ जोड़े बड़ी ही तहजीब से पेश आ रहा था। उस व्यक्ति में इतनी तहजीब मुझे पहली बार दिख रही थी। उनका वार्तालाप मैं साफ साफ सुन तो नहीं सकती थी, परंतु मेरी खिड़की से दिख सब रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने मीना से भी कुछ पूछताछ की। उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने किसी को फोन लगाया, कुछ बात की और वहां से वे तीनों चले गए। तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। हेलो शिप्रा जी, जिस लड़की की मदद के लिए आपने बात की थी उसे तो कोई भी कष्ट नहीं है। वह तो अपने पति के साथ बहुत खुश है। उस लड़की ने इंस्पेक्टर से कहा कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी है और यह भी कहा कि पता नहीं कुछ लोगों से किसी का सुख चैन क्यों नहीं देखा जाता, उन्हें क्या परेशानी होती है। मैनेजर ने बताया। मुझे पूरी स्थिति समझते देर नहीं लगी। मैंने जवाब दिया, नहीं मैम, लड़की सरासर झूठ बोल रही है। उसका दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर करके देखना चाहिए था उन्हें। हो सकता है उसने अपने पति के डर से झूठ बोला हो या अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शिप्रा जी, उसने झूठ तो बोला है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है और आज के बाद उस लड़की के साथ 2 बातें हो सकती हैं।
पहली, या तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी या जिंदगी सुखद हो जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह आगे भी इस केस पर नजर बनाए रखिएगा, प्लीज। इसके पश्चात मैंने मीना के घर की तरफ कभी ठीक से नहीं देखा। यदि वह सामने पड़ भी जाती तो मैं अपना मुंह फेर लेती। प्रत्यक्ष रूप से यह मेरी उसके प्रति नाराजगी थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उस पर मेरी नजर हमेशा रहती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि वह मुस्कुराने लगी है। अब वह अपने आसपास रहने वाले बच्चों से, स्त्रियों से बातचीत भी करती है। यह देख मुझे एक आत्मसंतोष की अनुभूति हुई। मीना ने शायद अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए मुझे 1-2 बार फोन किया, लेकिन न जाने क्यों मैंने उसका फोन नहीं उठाया। वह खुश थी, बस मेरे लिए यही बहुत था। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए। अब उस सामने वाली लड़की की जिंदगी में सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। इस बीच मैं भी अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गई। एक दिन सुबह जब मैं बाहर निकली तो पाया कि मीना और उसका पति फ्लैट खाली करके चले गए। कहाँ गए किसी को कुछ पता न था। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर गहरी सांस ले, आंखें बंद की और खुद को समझाया कि अब सब ठीक है उसकी गृहस्थी में। अब उसका पति बदल गया है और फिर कुछ भी हो, मीना को स्वयं ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कब तक कोई उसकी ढाल बनेगा। तभी किसी का फोन आ गया और मैं फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गई। मीना को यहाँ से गए लगभग 2-2.5 महीने बीत गए होंगे। न जाने क्यों आज वह रह रहकर मुझे याद आ रही थी। उसे एक बार देखने का बहुत मन कर रहा था। अब इस मन को तो शांत करना ही था। तो मैंने अपने ड्राइवर अमन को कॉल की कि आज मुझे अपने प्रकाशन ऑफिस जाना है, तो पार्किंग से कार निकाल ले। कार में बैठते हुए मैंने एक बार उस फ्लैट की तरफ देखा जहां मीना रहती थी और प्रार्थना की, हे प्रभु, वह जहां भी रहे सही सलामत और खुश रहे। हम अभी अपनी कॉलोनी से बाहर निकले ही थे कि सामने से गुजरती हुई एक शव यात्रा ने गाड़ी को रोक दिया। मैं सिर पर दुपट्टा रख उधर देखने लगी। शव यात्रा किसी ब्याहता स्त्री की थी, क्योंकि शव लाल गोटेदार चुनरी में लिपटा हुआ था। तभी अचानक मेरी निगाह मीना के पति पर पड़ी, क्योंकि वह सबसे आगे अर्थी के साथ साथ चल रहा था। यह देख मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, जो मैं सोच रही हूं वह कभी सच ना हो, मैंने प्रार्थना की। मन नहीं माना तो शव यात्रा में शामिल एक व्यक्ति को अपने समीप बुलाया और पूछा, यह किसकी शव यात्रा है? वो, उसने मीना के पति की तरफ इशारा करते हुए बताया, इसी आदमी की घरवाली है। यह बताकर वह व्यक्ति फिर से राम राम सत्य है बोलता हुआ उन 8-10 आदमियों में शामिल हो गया। और मैं तो जैसे कि अपनी सीट पर बर्फ सी जम गई। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ हुआ था। मैंने अपने सिर को झटका तथा ड्राइवर अमन को जल्दी से गाड़ी शव यात्रा के सामने लगा उसे रोकने के लिए कहा। अमन ने ना नुकुर की कि यह गलत है मैडम, किसी की शव यात्रा में बाधा उत्पन्न करना। लेकिन जब उसने मेरे कड़े तेवर देखे तो फिर उसने वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया। शव यात्रा में व्यवधान उत्पन्न होने पर उन सभी व्यक्तियों ने गाड़ी को चील कौओं की तरह चारों तरफ से घेर लिया और कांव कांव करने लगे। मैं यह जानती थी कि ऐसा ही होगा। ऐसे समय आज मेरा पुराना प्रेस रिपोर्टर वाला कार्ड काम आया। मैंने पर्स से वह आई कार्ड निकाला और उस कार्ड को एक ध्वज पताका की भांति हाथ में ऊपर उठाए बड़े ही रौब के साथ में गाड़ी से बाहर निकली और अमन को यह सब रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मेरे हाथ में कार्ड और मेरे हाव भाव देखकर शोरगुल कुछ कम हुआ। अमन कार की बोनट पर चढ़ गया और बोला, हम लोग प्रेस मीडिया से हैं। हमें सूचना मिली है कि इस शव यात्रा में कुछ गड़बड़ है। इस बीच मैं उस इंस्पेक्टर को फोन कर चुकी थी जो कि एक बार पहले भी मीना के केस की जांच पड़ताल करने के लिए आए थे, लेकिन मीना ने इस आदमी को बचाने के लिए उन्हें झूठी रिपोर्ट दी थी। जब इंस्पेक्टर ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने का आश्वासन दिया। किराएदार तो मुझे जानता ही था, अतः बड़ी ही अकड़ के साथ मेरे सामने आकर बोला, मैडम यह सब क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकती। तू शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूं, और यह भी नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी रुक, सब पता चल जाएगा जब पुलिस यहाँ आएगी, क्योंकि हमें और पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि तूने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। जब तक पुलिस की जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए तुम में से एक भी यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकता, समझे?
उस आदमी को सामने देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर था। क्रोधवश मेरा बोलने का लहजा कब कैसे बदल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन यह भी 100 आने सत्य है कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो भाषा और लहजा बदल लेना चाहिए, और सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही उस आदमी को सांप सूंघ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो रात अच्छी भली सोई थी, सुबह देखा तो, कहकर घड़ियाली आंसू बहाने लगा। मेरे सामने मीना की शवशैया थी, जहां मीना लाल गोटेदार चुनरी में लिपटी मानो सोई हुई थी। यह अभागन इसी लाल गोटेदार चुनरी को ओढ़कर दुल्हन बनी होगी, और आज अब तक जिन भावनाओं पर मैंने नियंत्रण किया हुआ था अब वो छूट सा रहा था। मेरा मन और आंखें दोनों भर आए, क्योंकि जिस दिन मैंने मीना को पहली बार देखा उसी दिन से न जाने क्यों मेरे मन के तार इस लड़की से जा जुड़े थे। मैंने स्वयं को संयत किया और अंतिम बार उसका मुख देख लूं यह सोचकर एक हाथ उसके दिल पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से चुनरी सरकाई। लेकिन यह क्या, जैसे ही मैंने उसके दिल की तरफ हाथ रखा वहां मुझे कुछ महसूस हुआ, और इसके साथ ही मीना की बंद आंखों में भी हल्का सा कंपन दिखाई दिया। मुझे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। मैं जोर से चिल्लाई, अमन जल्दी गाड़ी घुमाओ। इस बीच इंस्पेक्टर और महिला सिपाही अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। मैंने उन्हें सारी स्थिति संक्षेप में बताई। महिला सिपाही ने मीना के शव का निरीक्षण किया तो उसे उसके जीवित होने के पक्के संकेत मिले। इंस्पेक्टर ने अपने कुछ सीनियर अफसरों को फोन किया तथा कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इस प्रक्रिया में समय तो लगना ही था। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था मेरी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी कि ज्यादा समय बीतने पर मीना जिंदगी से हार न जाए। अंततः मीना को अर्थी से उठा गाड़ी में लिटाया गया और फिर हमारी गाड़ी नजदीकी सैन्य हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। आज इस घटना को घटित हुए 5 वर्ष बीत गए। मैं अपनी बालकनी के छोटे से बगीचे में सिंदूरी प्रभात का आनंद ले रही हूँ। तभी राजीव मुझे चाय का कप थमा अपने किसी कार्य में व्यस्त हो गए हैं। थैंक यू। कितने प्यारे हो राजीव आप। मैंने बालकनी से ही उन्हें अपना प्यार और आभार जताया। आज मीना के पति का भी ध्यान हो आया, जिसका मीना से तलाक हो चुका है और वह अनेक गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। तभी राजीव ने अपने काम से फ्री होकर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और मेरा पसंदीदा गाना हवाओं में तैर गया। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी साथ में रहना। जीवन साथी, पति पत्नी जिसके मिलने पर कहीं न कहीं एक दूसरे के जीवन की दिशाएं निर्धारित हो जाती हैं। अब यदि देवात्मा तुल्य मिल जाए तो जिंदगी आबाद, दानव तुल्य आत्मा से बंधन बन जाए तो फिर बर्बाद। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी सामने वाली बालकनी से आवाज आई, दीदी। मैंने तुरंत उधर देखा तो एक चौड़ी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। आत्मविश्वास से ओत-प्रोत सैन्य हॉस्पिटल नर्स की ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की मुझे सैल्यूट कर रही थी। और यह इसका प्रतिदिन का नियम है। यदि मैं इसको हॉस्पिटल जाते समय नहीं दिखती तो व्हाट्सएप पर सैल्यूट की इमोजी आ जाती है। अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले यह अपनी दोनों बच्चियों को, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं, स्कूटी से उन्हें वहां छोड़ती है। तभी बालकनी के नीचे रोड से आवाज आती है, बाय बाय मासी। फिर दूसरी आवाज आती है, बाय दी, बाय बच्चों, बाय मीना। बहुत ध्यान से चलाना स्कूटी, ध्यान रखना अपना और बच्चों का। हे प्रभु, मीना की जिंदगी 2.0 पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैंने अपने बच्चों माही और अर्नव, जो अब अन्य शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, की खैर खबर लेने के लिए फोन उठा लिया। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक कहानी, वो सामने वाली लड़की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।